ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाधान में बहुत लंबी अभी तक चर्चा की कि क्या व्यवस्था परिवर्तन करना चाहिए, चरित्र निर्माण पहले होना चाहिए, आदमी को पहले बदलना चाहिए, अच्छे संस्कार पहले आने चाहिए या पहले सिस्टम को बदलना चाहिए। बहस बहुत हुई और उसके बाद जनता जनार्दन की समझ में कितना आया, उनके कुछ सवाल हैं क्या, ये जानते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या किसी के मन में कोई सवाल आता है अभी? जी नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद मदेशिया है और मेरा एक सवाल है कि रूसो ने कहा था कि जब भी बच्चा इस दुनिया में आता है, बड़े प्योर फॉर्म में आता है, समाज इसे दूषित कर देता है, खराब कर देता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हम अच्छे चरित्र के साथ पैदा होते हैं, समाज खराब कर देता है, या हमारा कोई चरित्र होता ही नहीं है, समाज तैयार करता है? हाँ बजरंग जी। जन्म पूर्व के संस्कार, पारिवारिक वातावरण और सामाजिक परिवेश और ये तीनों मिल करके चरित्र बनाते हैं। चरित्र कभी शिक्षा से नहीं बनता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सारे निकम्मे लोग कानून से चरित्र बनाना चाहते हैं। इसमें रामदेव भी चाहते हैं, अन्ना हजारे भी चाहते हैं, फलाने भी चाहते हैं, ढिकाने भी चाहते हैं। वर्तमान समय में जिनका समाज पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ने की उम्मीद है, वे लोग कहते हैं कि भाई हमारी तो कोई सुन नहीं रहा है, कानून से सबको रोको। कानून से चरित्र न कभी बना है न कभी बन सकता है। कानून तो बीमारियों का इलाज है, कानून टॉनिक नहीं है कभी भी। टॉनिक होता है चरित्र। तो कानून को आप चरित्र निर्माण में लगाएंगे और कानून से चरित्र बनता नहीं है। तो ये मेरे विचार से ये बिल्कुल गलत है। व्यवस्था का मतलब तो कानून ही है ना। व्यवस्था का मतलब शासन है, व्यवस्था का मतलब एक सिस्टम है। और कानून जब प्रदूषित हो गया, उनकी नीयत खराब हो गई कानून बनाने वालों की। वे समाज को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और समाज को तोड़ना चाहते हैं। तब उसमें बदलाव की जरूरत है। तो और वो बदलाव कौन करेगा? कोई भी व्यक्ति नहीं। बदलाव व्यक्ति नहीं करेगा, चरित्र नहीं करेगा, माने बदलाव करेगा संपूर्ण समाज। उसमें अच्छे लोग, बुरे लोग सब होंगे, सब प्रकार के लोग होंगे। ठीक है, सिस्टम बदलेगा। तो अभी जो व्यवस्था है ये तो यही है ना। चुनाव होते हैं, सब लोग चुन के आते हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जो बनता है जो चरित्र पर समाज का प्रभाव पड़ता है, और नीतियां जो हैं वो व्यवस्था की होती हैं। नीतियां, चरित्र समाज का होता है। तो वर्तमान समय में नीतियां गलत हैं, चरित्र गलत नहीं है। चरित्र इसलिए राजनीति में चरित्र ज्यादा गिरा है और समाज में कम गिरा है। तो राजनीति में इतना ज्यादा चरित्र, अगर समाज का प्रभाव राजनीति पर हुआ होता तो राजनीति में वही पर। अजय जी, आजकल एक बात और एक युवाओं के बीच में एक बात कही जाती है कि अगर कुछ गलत है तो गलत लगता क्यों नहीं है? हर व्यक्ति सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, दूसरे की नजर में वो गलत हो सकता है। हर व्यक्ति स्वयमेव सच्चरित्र ही होता है। कैसे तय करेंगे कि वो चरित्रवान है? भाई इसमें एक विषय अभी आया था ना कि समाज परिवर्तन करेगा। जो समाज नया परिवर्तन करने वाला है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो भी सही करेगा? जो पहले से व्यवस्था चल रही है, जो चला रहे हैं लोग, वो भी इसी समाज में से गए। जो इस समाज में से जाने वाले हैं वो भी। लेकिन हेमेंद्र जी, आपकी बात भी मान ली जाए कि व्यवस्था परिवर्तन सिर्फ चरित्रवान लोग ही करें तो वैसा कभी होगा नहीं। दिशा होगी, लेकिन जिन लोगों को व्यवस्था की तो ये दिशा होगी, मुझे करना, लक्ष्य का ध्यान रहेगा। ये तो व्यवहारिक बात नहीं है ना, क्योंकि पिछले 50-60 साल में, 66 साल में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ। हम मानते हैं इस बात को। देश को नहीं मिला कोई व्यक्ति ऐसा जो देश को सही दिशा में ले जाए। तो बिल्कुल कैसे होगा? व्यवहारिक बात नहीं है ना। कैसे किया जाए? कोई तो रास्ता बताना पड़ेगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या करें? चरित्र व्यवस्था परिवर्तन तो करना है, एक सहूलियत में तो जाना है। कि मुनि जी ने कहा कि भाई कानून से चरित्र निर्माण नहीं हो सकता, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन मैं इससे इस बात से असहमत हूँ कि शिक्षा से चरित्र निर्माण नहीं होता। विश्व भर के देशों का अनुभव यह बताता है कि सही शिक्षा दे करके उन्होंने अपने यहाँ चरित्र वाले नागरिक पैदा किए हैं और ये सबके सामने है। वहाँ पर ईमानदारी और सब बातें हैं जो अच्छे चरित्र का लक्षण है। जहाँ तक सवाल दुर्योधन का है, तो दुर्योधन को तो बिगाड़ने वाला साथ में शकुनी था। भाई जितना समय वो द्रोणाचार्य के आश्रम में जो बिताते थे, उससे अधिक समय तो शकुनी के साथ बिताते थे। सिस्टम कैसा है, समाज कैसा है, उससे तो बदला। मैं आपको एकदम छोटे से मैं समझा दूं। व्यवस्था परिवर्तन क्या है कि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, 20-20 रुपया जमा किए और एक आदमी को खजांची बना दिए और पैसा दे दिए और जाओ भाई पिकनिक की तुम व्यवस्था कर देना खाने पीने की। वो 10% खा गया। ठीक है। तो आगे 5 साल के बाद जब नया चुनाव आया तो हमने दूसरे को बदला, तो वो 10% खा गया, वो 20% खा गया और अभी ये स्थिति आ गई कि 90% खाने वाले हो गए।
तब मैंने बजरंग मुनि ने बीच में कहा कि भाई व्यवस्था बदलो, अपना अपना घर से लाओ और अपना अपना खाओ, ना हम पैसा जमा करेंगे ठीक है, और ना वो लेकिन गड़बड़ होगा। ये है व्यवस्था ऐसे परिवर्तन। में अगर कोई व्यवस्था नहीं होगी, सभी व्यक्तियों को उतना अधिकार दे दिए जाएंगे, तो अराजकता जैसी माहौल हो सकता है। अराजकता ही एक तो सिस्टम को आवश्यक होना है पड़ेगा। वर्तमान समय में कुराजकता के बजाय अराजकता की ओर जाना पड़ेगा, और अराजकता से हम फिर सुराजकता की ओर जाएंगे। अराजकता तो पाकिस्तान में भी है, अराजकता बाकी मुल्कों में भी है। अराजकता नहीं है, कुराजकता है। पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। अंतर केवल यह है कि वहां तानाशाहों की है, बदमाशों की वहां पर तानाशाही है, और भारत में लोग तो दुखी एक हैं। गिरोह की तानाशाही है, एक ग्रुप की तानाशाही है, संसद की तानाशाही है यहाँ पर। तो इसलिए मूल प्रश्न ये है कि अब हम घर से लाएंगे, घर से खाएंगे, सबको अधिकार बांट दीजिए, थोड़े से अधिकार ऊपर दे दीजिए सरकार के पास, बाकी सब बांट दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की ओर जाएं, सब कुछ सीधा निजी कर एक दिया भी, जाए। सब सरकारी काम सब बंद। उस समय सरकारी काम शुरू हो, केवल सरकार का काम है सुरक्षा और न्याय। सुरक्षा और न्याय पहले सरकार दे दे, उसके बाद चरित्र बन जाएगा, किसी चरित्र के बन पास जाएगा कोई तो सवाल सब दे है देंगे। वहां से जरूर। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी बैकवर्डनेस है, इतना पिछड़ापन है, जहाँ बहुत कुछ लोगों के पास शिक्षा नहीं है, मूल्य नहीं है, जीवन नहीं है, जहाँ खाने के लिए दाने दाने के लिए लोगों को मोहताज रहना पड़ता है, और जिनके पास ये तीनों चीजें नहीं है, तो क्या उन लोगों का चरित्र निर्माण नहीं हो सकता? ऐसा ही सवाल उठाया था नंदी जी ने साहित्य सम्मेलन में, और उसके बाद वो फंस गए थे। सवाल वही है, वो बेचारे कमजोर आदमी थे, फंस गए होंगे। मैं तैयार हूं फंसने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं यही है। जो पिछड़े लोग हैं, मैं अगर वो आशीष इसे नंदी से जाति के नजरिए से ना देखें, जो पिछड़े लोग हैं, मेरा कहना यह है कि चरित्र दार्शनिक- अगर कहीं आपको देखने को अभी वर्तमान समय में भी कहीं बीज रूप में बचा हुआ है, तो उन जिनको आप बैकवर्ड कहते हैं वही वास्तव में फॉरवर्ड लोग हैं। और आप लोग बैकवर्ड लोग हैं जो अपने को चरित्रता चिल्ला रहे हैं। शिक्षा, खाने का सामान, मैं आपको क्या बताऊं, सन 77 में जब मैं पावर में था तो मेरे हाथ में 8 विधायक थे, और 8 के 8 ईमानदार थे, और 2 मंत्री थे, सब के सब ईमानदार थे। आज वहीं पर 8 विधायक भी हैं और उनमें 2 मंत्री भी हैं, और सारे के सारे भ्रष्ट हैं। पर वास्तव में क्या है कि जब हमारे यहाँ धार्मिक शिक्षा का निषेध हो गया, जो हमारा आर्टिकल 28 है संविधान का, और धर्म के द्वारा नैतिक शिक्षा मिला करती थी, तो उस नैतिक शिक्षा के और लेकिन अब धर्म के द्वारा ही ऐसी शिक्षा दी जा रही है जो फूट डाल रही है। नहीं, ये चाहे वो किसी भी धर्म में हो। नहीं, ये ऐसा दोनों है, ही अहम धर्मों में। धर्म तो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सबके लिए एक सा है। ठीक है। 2 4 हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी हाँ, है। ठीक है। धर्म सच के वो बोलना मायने। दोनों के लिए आवश्यक है। धर्म के वो इसमें मायने, ये ठीक ऐसे है। तत्व हैं हमारे यहाँ जो 10 तत्व बताए गए, उन 10 तत्वों के अंदर पूजा पाठ नहीं है। हाँ वही तो, ठीक है। दधी क्षमा दमोश ठीक के है, धर्म और पंथ में अंतर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, इस पर बहस नहीं करते। गलती हुई है सेक्युलर एंटी सेक्युलर को लेकर के जो गलतियां चल रही ठीक है। हैं, वो पंथ को जो ठीक है, उपासना चलिए, पद्धति है चलिए। उसको धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। इस बहस में नहीं जाते। उस बहस में नहीं जाना है। धर्मात्मा लोग ही तो हिंदू और मुसलमान को लड़ा के रखे हाँ, हैं। बात अगर यही है ना, धर्मात्मा जितने खत्म हो धर्मात्मा जाए, हैं, तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा जितने अपने आप बड़े खत्म हो साधु जाएगा। संत हैं वो मुसलमानों के प्रति हिंदुओं को भड़काएंगे, जितने बड़े मौलाना हैं वो मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति ठीक बात कर रहे भड़काएंगे। हैं, हाँ। वास्तव में व्यवहार में यही हो रहा है। जितने धर्मात्मा हैं, जितने हम धर्मात्मा को ये जानते हैं, वो सब यही कर रहे ठेकेदार लोग ही हैं। तो गड़बड़ कर रहे हैं सब। सिख ईसाई ये नारा जो दिया, हाँ। ये क्यों दिया? आवश्यकता क्या थी इसकी देने की? घर के अंदर हम 4 भाई हैं, हाँ। कभी 4 भाई महेश, सुरेश, दिनेश, गणेश आपस में हैं, भाई भाई, कभी आवश्यकता तो नहीं होती। जब हम एक माँ के पुत्र हैं तो इन नारों की क्या जरूरत है? ये धरती हमारी माँ है, माता पुत्रो हम पृथ्वी, ठीक ये है। धरती हमारी, हम सब इसके पुत्र हैं। हाँ। तो जब हम इसके पुत्र हैं, इसी सब धरती भाई का हैं नाम आपस सबने में, खाया है, तो ठीक जब है, हम सब भाई ठीक हैं, है। तो फिर नारे लगवाने वाले ये चाहते हैं नहीं तुम अलग अलग हो, हम हैं तुम्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं, एहसान करके उनको हाँ। अपनी ओर आकर्षित करना, यानी कि- उनके वोट बैंक बनाना, जितने- ये इस राजनीति ने सिखाया है। हाँ। आवश्यकता नहीं है नारे लगाने की, एक व्यक्ति को केवल एक मंत्र देने की आवश्यकता एक थी। व्यक्ति को हम अगर ये चरित्रवान राजनीतिक कैसे लोग मानेंगे? एक मंत्र देते कि भाई हम सब इस धरती के पुत्र हैं, ये भारत भूमि, ये भारत माँ हमारी माँ है, हम सब इसके पुत्र हैं, तो एक नारे की व्यक्ति को- आवश्यकता कहाँ एक होगी? व्यक्ति हम को- सब भाई हैं आपस ठीक में। है, एक व्यक्ति को हम अच्छा आदमी कैसे मानेंगे? लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा लोग जिस आदमी को अच्छा आदमी मानेंगे उसे अच्छा आदमी माना जाता है। लोकतंत्र में हर बाबा के पास, हर धार्मिक व्यक्ति के पास, हर मौलाना के पास लाखों की भीड़ होती है जो उसे सबसे अच्छा व्यक्ति मानता है, और वही लड़ाने पे तुले हैं। वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे, वो पंथिक शिक्षा, सांप्रदायिक शिक्षा देते हैं, पंथ के अनुसार शिक्षा दी जाती है। सच्चरित्र उन्हीं को माना जाता है
अच्छे चरित्रवान उन्हीं लोगों को माना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा समाज में अब नहीं है। हाँ, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि राजनीतिक जो प्रणाली है हाँ, यह सारी समस्याओं को पैदा कर रही है। हाँ, और वर्तमान राजनीतिक प्रणाली का डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए पूरी तरह से। जी, मतलब समाज का चरित्र निर्माण सरकार का काम नहीं है। सुरक्षा और न्याय सरकार दे, बीमारी होगी तो इलाज की चिंता केवल सरकार करेगी और बाकी ये स्वास्थ्य वगैरह योजनाएं सब बनाने का करेगी। काम ग्राम सभा पहले था ना, पंचायत राज हमारे यहाँ करेगी। करेगी। ग्राम सभा को सारा पावर आप दे बजरंग मुनि जी, दीजिए ना। आपके बारे में बड़ा सुना है, युधिष्ठिर के रामानुज काल में यही था। आसपास आपने ये प्रयोग किया है, उस युधिष्ठिर के प्रयोग काल के में बारे यही में था। जरा बताइए। जी, तो मैं एकदम क्या वो शॉर्ट सफल हो में पाया? आपको बिल्कुल शॉर्ट जी, में 1-2 जी। मिनट में ये बता दूं हाँ। कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 2 जगह पर नक्सलवाद आया। हाँ, एक बस्तर में आया और एक रामानुजगंज में आया। और नक्सलवादियों ने अपनी सरकार बना ली पूरी। और रामानुजगंज की जनता ने जब लोक स्वराज्य का प्रयोग किया तो लोक स्वराज्य का प्रयोग हुआ तो नक्सलवाद हार कर वहां से चला गया। सारे हिंदुस्तान में केवल रामानुजगंज एकमात्र ऐसा स्थान है जो नक्सलियों के जहां सबसे से करीब है। नक्सलवादी हार कर चले गए क्योंकि वहां लोक स्वराज्य का प्रयोग हुआ। क्या है ये लोक स्वराज? जी, लोक स्वराज्य सिर्फ इतना ही है कि हम सरकार हम हैं और जो संसद है वो हमारी प्रबंधक है, मैनेजर है, व्यवस्थापक है, मालिक नहीं। पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं है कि वो संविधान में संशोधन कर दे। संविधान जनता का होता है, जनता उसमें संशोधन करेगी, पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से सन 47 में हमारे प्रतिनिधियों ने अपने को सरकार कहना शुरू कर दिया और वो हो गए गवर्नमेंट और हम क्या हो गए, मालिक क्या हो गए। तो मालिक को कुछ पता ही नहीं है, तो वो गवर्नमेंट कहां से हो गए। मेरा सवाल मित्तल जी से ये है कि आपने कहा कि अन्ना हजारे की वहाँ टीमें बनी और उन्होंने सरकारी लोगों से पैसा खाया। मुनि जी ने कहा और देश ने भी ये देखा कि शायद यही सबसे ज़्यादा लोग ईमानदार लोग हैं, चरित्रवान लोग हैं और इन्होंने समाज को ये बताने की भी कोशिश की हम ही सबसे ज़्यादा ईमानदार लोग हैं। ठीक है, अगर इस स्तर पर भी जो ईमानदार लोग हैं, अगर ये लोग व्यवस्था परिवर्तन करते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन क्या होगा? व्यवस्था परिवर्तन बिकी हुई होगी, बेईमानी व्यवस्था परिवर्तन होगा। उसके बाद जो व्यवस्था परिवर्तन होगा वो भी वैसा ही होगा। अगर खराब लोग ही नहीं है, अगर चरित्रवान लोग ही नहीं है, तो उनके द्वारा किया गया व्यवस्था परिवर्तन वो कैसा होगा? जी, व्यवस्था परिवर्तन के लिए नीतियों की आवश्यकता होती है, चरित्र की नहीं। चरित्र की आवश्यकता होती है व्यवस्था के कार्यान्वयन में। मतलब जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में चरित्र होना चाहिए। नीतियां बनाने के लिए चरित्र प्रमुख नहीं है, चरित्र भी हो तो अच्छा है। तो ईमानदार लोगों के द्वारा या मूर्खों के द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं वो कारगर नहीं होती हैं। तो गलती यहाँ आके पैदा हो रही है हमारे सवाल है, अंदर। कोई सवाल करना चाहेगा? जी, पहले आप क्या कहना अच्छे चाहते लोग हैं? होंगे, चरित्रवान लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, वही तो नीतियां अच्छी बनाएंगे, देश हित में बनाएंगे, समाज के हित में बनाएंगे। तो इसके लिए है कि नीति निर्धारक लोग यदि भ्रष्ट हैं तो वो इस प्रकार की नीति बनाएंगे कि क्रियान्वयन के स्तर पर उसमें लूप होल निकाल करके भ्रष्टाचार किया जा सके। कि जो अशिक्षित है, दारू पीता है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या संस्कार देगा? तो मैं आपको बताऊं, उसी रामचंद्रपुर ब्लॉक में ग्राम सभा की अवधारणा, मैं हिस्ट्री का मैं भी छात्र रहा हूं और प्रोफेसर रहा हूं। हमने देखा कि आज़ादी के बाद केवल एक स्वर्गीय राजीव गांधी हुए जिन्होंने कि इस सिस्टम को चेंज करने की दिशा में कदम उठाया। ठीक है। और उन्होंने ग्राम सभाओं को अधिकार दिया कि भारत की जनता गांव में रहती है, गांव में रहने वाले लोग अपनी व्यवस्था को बनाएं। ये मैं उस समय पढ़ा था, राजनीति आप में कुछ था। सवाल करना चाहेंगे आप लोग? तो यहाँ से कोई सवाल करना चाहेंगे? क्रांतियों का जो भी दौर रहा है तो कोई भी क्रांति पूर्ण नहीं हो पाई है, तो व्यवस्था तो हमें लगातार बदलनी पड़ेगी। हाँ, हम बेहतर व्यवस्था की बात कर सकते हैं। ठीक है। देखने में ये आता है कि हमारी जो एजुकेशन होती है वो व्यवस्था की फॉलोवर होती है, हाँ। उसके पीछे पीछे चलती है। शिक्षा व्यवस्था बदलाव नहीं लाती है। बदलाव आज़ादी के समय में बदलाव कौन लेकर के आया? कौन लोग थे जो आज़ादी का बदलाव लेकर के आए? उसके बाद कैसा चरित्र बना? शिक्षा हमारी आज़ादी के बाद कैसी होगी? पीछे पीछे लग ली उसके। डेमोक्रेसी आ गई, सेकुलरिज्म आ गया, उसके पीछे पीछे हम लोग चलने लगे। तो हमारे समाज में जो बदलाव
की जो बात आ रही है, हमें अलग से सबसे पहले बदलाव की बात करनी पड़ेगी, और जो साथ साथ आप मित्तल जी कह रहे हैं कि हमें उसके साथ साथ चरित्र निर्माण की भी बात करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी वाली बात आती है कि जब हम आजादी के बाद एक नई व्यवस्था लेकर के आ गए, मित्तल जी तो सवाल फिर- ये भी है, हाँ, तो फिर हमारा चरित्र निर्माण क्यों नहीं बन पाया फिर? ठीक है, बहुत शुक्रिया। सवाल ये भी है कि जो व्यवस्था होती है, जो सिस्टम होता है, वो अपनी तरह की एजुकेशन देगा। आप कह रहे हैं एजुकेशन से चरित्र निर्माण होता है। चीन में उस तरह की एजुकेशन दी जाती है। भारत में अलग अलग राज्यों में जहां जहां जिसकी सरकार आती है वो अपनी तरह की एजुकेशन देता है। रूस में अपनी तरह की एजुकेशन दी गई, अमेरिका में अपनी तरह की एजुकेशन दी, और उसका असर वहां के लोगों पर होता है, उनका चरित्र वैसा ही हो जाता है। कुछ लोग मजहबी एजुकेशन देते हैं, उनका चरित्र वैसा हो जाता है। तो जो सिस्टम है वो जैसी एजुकेशन दे रहा है, चरित्र तो वैसा हो जाएगा। इसका मतलब कोई संभावना ही नहीं है बदलाव की। नहीं, इसलिए दुनिया के जो अच्छे देश हैं वो सब चरित्र निर्माण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ही कर रहे हैं। हाँ, और अभी और जब शिक्षा सिंगापुर में व्यवस्था इस उस बात के व्यवस्था बड़े अच्छे के पीछे परिणाम चलती आए, है। हाँ। तो पड़ोसी देश इंडोनेशिया ने भी सुशीलो युद्धनो जब से जगद्दी पर बैठे हैं 4 साल पहले से, हाँ। वहाँ के राष्ट्रपति, हाँ। उन्होंने भी अपने यहाँ की शिक्षा पद्धति को सिंगापुर के हिसाब से बदला है। ठीक है, उनको लगा कि अपने आप में भ्रष्टाचार बहुत अधिक जो है हो गया है, तो त्याग की भावना पैदा हो। हाँ, तो ये देश बात के यहाँ लिए- साफ हो रही है ना हाँ। कि पहले सिस्टम बदलना पड़ेगा, पहले चरित्र की बात नहीं आती। चरित्र तो वो सिस्टम अपने अकॉर्डिंग करता उसी है। सिस्टम में रहते रहते हाँ। उसी सिस्टम के अंदर उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति भी थे। हाँ। सिस्टम में कोई बदलाव इस प्रकार से नहीं हुआ, लेकिन शिक्षा पद्धति में हुआ सुधार। जब बच्चा कोई जन्म लेता है उसे घर की शिक्षा मिलती है अच्छी, या उसे अच्छे संस्कार मिलते हैं, वो तो उसे उसकी तरह एक बिल्डिंग की बेस बन जाती है। उसके बाद जो उसकी ऊपर की इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मतलब कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो आगे वाली एजुकेशन होनी चाहिए उसमें भी थोड़ी मॉरलिटी होनी चाहिए, कुछ सोशल वैल्यूज़ होनी चाहिए, कि ये सब मिल के एक सिस्टम बदल सकता है। समाधान किसी के पास हो, कुछ तरीके ऐसे हों कि कुछ बदलाव आए, बढ़िया बदलाव आए, ये बदलाव भाईचारे वाला हो, कुछ तरीके किसी के पास हो। सर मैं जहांगीर हूँ। तो ना यहाँ पे तो प्रश्न दो ही होते हैं, या राजनीति अपनी नीति बदले या लोग जो है वो अपनी नीति बदले। ना तो लोग अपनी नीति बदलते हैं, ना राजनीति अपनी नीति बदलते। तो इसके लिए उपाय कौन सा ढूंढेंगे आप? हाँ, वैष्णव उपाय सर की ओर से जाएंगे। सवाल है। ठीक है, समाधान की ओर जाते हैं। आप समाधान बताइए। सबसे पहले राज्य को अपनी नीतियां बदलने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, वो समझाने से नहीं मानेगा। ठीक है, और इसलिए समाज को अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए कि समाज अपना चरित्र निर्माण कर सके, राज्य समाज के चरित्र को न बिगाड़ सके। समाधान दें। मेरा एक लाइन में कहना इतना ही है कि देश के 22 करोड़ परिवारों को अगर संसद की 97% सारी ताकत ट्रांसफर कर दी जाए, केवल न्याय, सुरक्षा और विदेश, 3 काम अगर पार्लियामेंट के पास रहे, तो इस देश में नागरिक जिम्मेदार होगा। तो जो जिम्मेदार होता है वो जिम्मेदारी निभाता है। गुंडे को भी अगर आप छोटा सा बच्चा हाथ में दे देंगे तो वो गिरेगा नहीं उसको। किसी और के पास कोई समाधान है? फिर अपने पैनल के पास चलेंगे। आप बताएं, और मैं चाहूंगा कि महिलाओं की ओर से भी कुछ जरूर बताया जाए। इंसान स्वयं से निकल के त्याग की तरफ चले, अपने लिए सोचने के बजाय एक त्याग की तरफ जब तक भावना नहीं आएगी तब तक ये होने वाला नहीं है। हर इंसान ये सोचता है मेरे को मेरा मिलना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक नहीं लगता। व्यवहारिक है नहीं ना, लेकिन ये व्यवहार में लाने की जरूरत है। कैसे? थ्रू एजुकेशन, थ्रू एथिक्स एजुकेशन, ये व्यवहार में तभी आएगा। तो ये व्यवहार में जिस दिन आने शुरू हो जाएगा, किसी के पास और कोई बात है कहने के लिए, कोई समाधान? अब कैरेक्टर को कैसे बनाएं, इसको भी एक प्रोजेक्ट के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ स्कूलों को ठेका दे देने से कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप दे दोगे ये नाकाफी होगा। सर्टिफिकेट देने में भी भ्रष्टाचार होता है। हाँ, उसमें भी देने में उसमें भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का हक तो कम से कम स्कूल से ले ही लेना चाहिए। कम से कम आजकल के सरकारी स्कूल के लोग ऐसे नहीं है जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लायक बच्चे हैं, तो उनसे वो ले लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारी सरकार के सरकार प्रमाणित कर देती है, स्कूल प्रमाणित कर देते हैं कि ये सच्चरित्र है, ये चरित्रवान नहीं है जी। तो ये दुष्चरित्र लोग, हाँ जी, तो उसमें ये करना ये चाहिए कि हमें एक सामाजिक लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट करना चाहिए, एक बढ़िया सिटीजनशिप के लिए कोई एक मॉडल लेके आए, एक प्रोजेक्ट लेके आए जो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। थैंक यू। आप एक बात बताइए कि जब गवर्नमेंट जब नियुक्त करेगी तो लालू प्रसाद को करेगी, चाहे वो जो शिबू सोरेन है वही ना नियुक्त होंगे, वो लोग अब हमारे चरित्र का सर्टिफिकेट देंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि गवर्नमेंट कैसे लोगों को नियुक्त करेगी? एक और आप बिठा दीजिए ऊपर में इन अपराधियों को, तो ये अपराधी अब हमारा चलिए फिर क्या हो सकता है? अब वक्त एकदम कम है, फाइनल। हाँ, देशभक्ति की भावना नहीं होगी जब तक वो देश के लिए कुछ मुझे करना है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और वो आएगी कैसे?
तो उसके लिए जो शिक्षा पद्धति है, उसके लिए पुस्तकें हैं। शिक्षा से आएगा। आप बताइए क्या समाधान हो मैं सकता है? देशभक्ति की भावना के एकदम खिलाफ हूँ। समाज सबसे ऊपर है, देश से ऊपर है, राष्ट्र से ऊपर समाज है, समाज की बात होनी चाहिए। लेकिन मैं समाधान के रूप में आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि 2 या 3 वर्ष के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शराफत छोड़ देनी चाहिए, समझदारी के तरफ बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, समझदारी क्योंकि और शराफत में शराफत के कंधे पर चढ़कर ही धूर्त लोग तरक्की करते हैं। ठीक है। तो इसलिए शराफत माने मूर्खता। तो वर्तमान 2-3 साल के लिए जब तक यह सिस्टम नहीं बदल जाता है और जब तक जनता मालिक नहीं हो जाती और ये मैनेजर नहीं होते हैं, तब हर तक व्यक्ति अपनी ओर से तब समझदारी तक से काम करता शराफत है। पूरी तरह छोड़ दीजिए एकदम, नहीं तो ठगे जाएंगे सब। युधिष्ठिर तरीके सच बोलते रहिएगा, मारे जाइएगा, तो कृष्ण बनिए, राम बनिए और वर्तमान आपातकाल मान करके और शराफत को बिल्कुल खूंटी पर टांग दीजिए और समझदारी से काम लगता लीजिए। है कि मुनि जी को चतुराई जो है वो अधार्मिक लगती है। कृष्ण ने जो चतुराई दिखाई है वो सब धार्मिक थी, वो सब धर्म का हिस्सा है। धर्म के लिए अगर लड़ रहे हैं तो चतुराई अब जीतना है। समाधान की ओर जाएंगे। अच्छा, अब तीसरी बात ये है कि नागरिकों के अंदर ये भाव जब तक नहीं आएगा तब तक कोई समाधान होने वाला नहीं है। और आपका कहना है कि वो शिक्षा से आएगा। शिक्षा आएगा। ठीक है। राष्ट्र के समाज और भूखंड देश जिसको हम कहते हैं, ये अंग है, तत्व है उसके, अलग अलग मान के मत चलिए। बिना भूखंड के, बिना समाज के और बिना समाज की संस्कृति जो बनी है उसके बिना राष्ट्र नहीं बनता। ये तीनों तत्व हैं। इसलिए इन तीनों को समझने वाले कब आएंगे? जब हम उनको उस तरह की शिक्षा देंगे, नैतिक शिक्षा देंगे, चरित्र निर्माण की शिक्षा देंगे। जो शिक्षित इस प्रकार के लोग होंगे, चरित्रवान, देश को समझने वाले, राष्ट्र को समझने वाले, वो राष्ट्र के हित में सही नीतियां बनाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी ऐसा ही किया है, विक्रमादित्य ने भी ऐसा ही किया है, युधिष्ठिर ने भी अपने शासन में किया है, चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण किया, वो भी इसीलिए किया है, इसके स्थायित्व के लिए। बहुत शुक्रिया। इसलिए चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा पर बल देकर के हम लोगों को आगे बढ़ाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी ऑडियंस का बहुत शुक्रिया। वक्त हो चुका है, तो अभी तक जितनी चर्चा हुई बात यही सामने आई कि चरित्र और व्यवस्था दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, लेकिन जब अधिकार दिए जाते हैं तो जिम्मेदारी साथ साथ आती है। इसलिए हर उस व्यक्ति को जो आखिरी यूनिट है, जो एक आम आदमी है, उस तक अगर ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, वो ज़्यादा स्वतंत्र महसूस कर सके, वो खुद कुछ बड़े निर्णय लेने लायक खुद को समझ सके, उसके पास ज़्यादा पावर हो, तो वो दायित्व भी महसूस करेगा और ज़्यादातर समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस विशेष में इतना ही, समाधान में आज इतना ही। नमस्कार।